एक गांव में भूषण नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। 3 बेटे तो बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा पुत्र बहुत ही कम बुद्धि वाला था। परंतु उसमें एक खास बात थी। वह जितना कम बुद्धि वाला था, उतना ही वह बलशाली और तगड़ा था। भूषण के मन में ये विचार आया कि मेरे 3 पुत्र तो अक्लमंद हैं और ये किसी न किसी तरह से अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा जिसमें अकल कुछ कम है, मुझे इस बात की चिंता है कि वो कैसे कमाएगा और क्या खाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में तो पहलवानों जैसा ही है। अब तो किसान भूषण ने अपने छोटे बेटे राज को पहलवानी करवाना शुरू करवा दिया। उसे बहुत ही अच्छी पहलवानों वाली खुराक देने लगा। बहुत ही जल्दी उसका बेटा और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। वो हर रोज कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानों के जो भी गुण थे उन्हें सीखता। वो पहलवानी के नए नए दांव पेंच सीखता। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान भूषण ने अपने 3 बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान भूषण के पुत्रों का विवाह हुआ तो उसके 3 बड़े बेटों की जो पत्नियां थीं, वह किसान भूषण के छोटे बेटे राज से दिन रात जलने लगीं। उनका सोचना ये था कि हमारा छोटा देवर तो कुछ काम धाम करता नहीं, बस पूरा दिन पहलवानी करता है और खुराक में अच्छी अच्छी चीजें खाता है। हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं, धन कमाकर वो लाते हैं, जबकि ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सब कुछ सोचकर एक दिन भूषण की 3 बहुओं ने अलग होने के लिए घर में विवाद खड़ा कर दिया। वे तीनों अपने ससुर से कहने लगी, ससुर जी, हम तीनों अलग अलग होना चाहती हैं, क्योंकि आपका छोटा बेटा राज तो कुछ कमाता धमाता नहीं है। वो तो सारा दिन सिर्फ बैठकर बैल की तरह खाता है। अब हमसे उसकी और सेवा नहीं होती। अपनी बहुओं की बात सुनकर किसान भूषण ने सोचा कि मुझे अब अपने छोटे बेटे राज का भी विवाह कर देना चाहिए। ये सोचकर भूषण ने अपने छोटे बेटे राज के लिए एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की तलाश की और उसके साथ अपने छोटे बेटे राज का विवाह कर दिया। अब पहलवान राज की पत्नी इतनी सुंदर थी कि पूरे इलाके में उसके जैसी सुंदर औरत कोई नहीं थी। सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद भी थी। अब जब छोटे बेटे राज की शादी हो गई, तब किसान भूषण ने अपने 4 बेटों को अलग अलग कर दिया, ताकि घर में किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। किसान भूषण के 4 बेटे जब अलग अलग हो गए, तो 3 बड़े बेटे तो अच्छी तरह से कमाने लगे। वो हर काम जानते थे। खेती में भी वो बहुत ही मेहनत करते थे, इसीलिए उनका समय बहुत ही अच्छा बीतने लगा। परंतु जो छोटा बेटा राज था, वो पहलवान था। उसका तो वही काम था, रोज अच्छी अच्छी खुराक लेना और पहलवानी करना। अब तो बहुत ही जल्दी वो कंगाल होने लगा। उसकी पत्नी दिन रात उससे लड़ने लगी और कहती थी कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, दिन भर खाली घूमते रहते हो, खाने में तुम्हें अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। अब तो दोनों पति पत्नी में रोज ही झगड़ा होने लगा। पहलवान राज की पत्नी बहुत ही अक्लमंद और होशियार थी। एक दिन वो राज से कहने लगी कि तुम हमारे राज्य के राजा के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे महल में कोई नौकरी दे दो। पहलवान राज कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कहती हो? मैं कोई काम नहीं जानता, सिर्फ कुश्ती ही लड़ना मुझे आता है और कोई काम मुझे आता ही नहीं। तो भला राजा भूप्रताप के यहाँ पर जाकर मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर मिल भी गई
तो मैं वहां पर क्या काम करूंगा? उसकी पत्नी कहने लगी, तुम इस बात की चिंता मत करो, बस वही करो जो मैं कहती हूं। मेरे कहने पर तुम महाराज भूप्रताप के पास जाओ और उनसे गुजारिश करो कि महाराज, मैं आपके यहां पर नौकरी करना चाहता हूं। राजा भूप्रताप, जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके महल में सबसे ऊंचे पद पर नौकरी करना। अपनी पत्नी की बात सुनकर पहलवान राज कहने लगा। तब उसकी अक्लमंद पत्नी उसे समझाने लगी, देखो राजा, भूप्रताप के यहाँ पर 1,00,000 रुपया रोज पाने वाला एक नौकर होता है, जो हर रोज 1,00,000 रुपया वेतन पाता है। उसका काम ये होता है जो काम राजा भूप्रताप से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी महामंत्री से ना हो सके, उस काम को करना होता है। पहलवान राज कहने लगा, मैं तो कोई भी काम नहीं जानता, तो फिर भला मैं उस काम को कैसे करूंगा? उसकी पत्नी ने बताया, देखो तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। आप तो बस वहां चले जाओ और भूप्रताप से कहना कि मुझे ऊंचे पद की नौकरी चाहिए। पहलवान राज का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर वो राजा भूप्रताप के दरबार में चला गया। जब राजा भूप्रताप के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि एक बड़ा ही पहलवानों जैसे शरीर वाला आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा भूप्रताप समझ गया कि शायद ये आदमी किसी नौकरी की तलाश में आया होगा। भूप्रताप ने उससे पूछा, बताओ तुम किस लिए यहां पर आए हो? वो कहने लगा, महाराज, मैं अपने गांव से नौकरी की तलाश में यहां पर आया हूं। राजा भूप्रताप कहने लगा, अच्छा ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुम करोगे क्या? कौन कौन से काम तुम कर सकते हो? पहलवान राज कहने लगा, राजन, जो काम आपसे नहीं होगा, आपकी सेना से नहीं होगा, ना ही आपका कोई मंत्री कर पाएगा, वो काम मैं करूंगा। परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 रुपया रोज का वेतन लूंगा। राजा भूप्रताप ने कहा, अच्छा, तो तुम ऊंचे पद की नौकरी करना चाहते हो? जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक समझा। राजा भूप्रताप ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया और कहा, देखो जरा, क्या मुझसे पहले भी कभी किसी राजा ने किसी ऊंचे पद को नौकरी पर रखा है या नहीं? राजा भूप्रताप के मंत्री ने जब अपने पुराने दस्तावेजों में देखा तो पता चला कि महाराज के पिता ने भी एक ऊंचे पद को नौकरी पर रखा था। महामंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिता ने भी एक ऊंचे पद को नौकरी पर रखा था। मंत्री सुमंत की बात सुनकर राजा भूप्रताप ने कहा, तो फिर ठीक है, हम भी अपने यहाँ पर एक ऊंचे पद को नौकरी पर रखेंगे। यही सोचकर भूप्रताप ने उस पहलवान राज को अपने यहाँ पर एक ऊंचे पद के रूप में रख लिया। अब तो पहलवान राज खुश हो गया और कहने लगा, राजन, अब मेरे रहने का भी कोई इंतजाम कीजिए। जब कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे नहीं होगा, आपकी सेना से नहीं होगा और ना ही आपके महामंत्रियों से होगा, तब आप खबर भिजवाकर मुझे बुलवा लीजिएगा। राजा भूप्रताप के महल से कुछ ही दूरी पर राजा का शाही बगीचा था। वहीं पर पहलवान राज के रहने का इंतजाम कर दिया गया। वहां उसके रहने के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन था। राजा भूप्रताप ने कहा, सुनो ऊंचे पद, तुम इस भवन में आराम से रह सकते हो। मुझे जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तो वह पहलवान राज रोज 1,00,000 रुपया वेतन पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा भूप्रताप की तरफ से एक बहुत ही सुंदर भवन मिल गया था। पहलवान राज के दिन बड़े ही सुख से बीतने लगे। वो रोज पहलवानी राज करता, बगीचे में घूमता और फिर आराम से सो जाता। धीरे धीरे यूं ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है,
पहलवान राज के गांव का एक आदमी जो राजा भूप्रताप के यहाँ पर कर्मचारी के रूप में काम करता था, उसने दूसरे कर्मचारी को बताया कि मैं इस पहलवान राज के गांव में रहता हूँ और ये पहलवान राज इतना भाग्यशाली है कि इसकी पत्नी इतनी सुंदर है जैसी पूरे राज्य में कोई नहीं है। होते होते ये बात राजा भूप्रताप के महामंत्री तक पहुंची और फिर मंत्री के द्वारा ये बात राजा भूप्रताप तक पहुंच गई। अगले दिन राजा भूप्रताप और महामंत्री पहलवान राज से कहने लगे, पहलवान राज जी, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा गांव कैसा है। पहलवान राज महाराज के आदेश को टाल न सका। महामंत्री और राजा भूप्रताप को लेकर वो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। पहलवान राज की स्त्री बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। जब उसने देखा कि राजा भूप्रताप और उसके महामंत्री हमारे घर पर आए हैं, तो उसने तरह तरह के कई स्वादिष्ट पकवान बनाए और अपने हाथों से मेहमानों को खिलाए। जब राजा भूप्रताप की नजर पहलवान राज की स्त्री पर पड़ी, तो राजा भूप्रताप उसे देखता ही रह गया। राजा भूप्रताप सोचने लगा कि इस पहलवान राज की स्त्री तो इतनी सुंदर है कि इसके सामने मेरी रानी चंपा भी कुछ नहीं। राजा भूप्रताप ये देखकर हैरान था। भोजन करने के बाद राजा भूप्रताप और मंत्री दोनों महल में वापस लौट आए। महल वापस आकर राजा भूप्रताप ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस पहलवान राज की पत्नी की सुंदरता के आगे हमारी रानी चंपा भी कुछ नहीं। मंत्री कहने लगा, हाँ महाराज, उसकी स्त्री तो बहुत ही सुंदर है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा भूप्रताप कहने लगा, महामंत्री जी, पहलवान राज की पत्नी ने हमारा मन मोह लिया है। मैं उस पर दिल हार बैठा हूं और किसी न किसी तरह से उसे पाना चाहता हूं। आप बताइए, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं उसकी स्त्री को अपनी स्त्री बना सकूं। अब तो राजा भूप्रताप और महामंत्री दोनों मिलकर योजना बनाने लगे कि पहलवान राज की पत्नी को किस तरह से राजा भूप्रताप के महल तक लाया जाए। में रख दी तो वैद्य सुमित लालच में आ गया। वैद्य सुमित कहने लगा, मंत्री जी, आप जैसा आदेश करेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। महामंत्री उस वैद्य सुमित को लेकर राज दरबार में आया और राजा भूप्रताप से कहने लगा, राजन, ये वैद्य जी बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य हैं। मैं जबलपुर से इन्हें लेकर आया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि ये राजमाता सुनैना का इलाज बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। राजा भूप्रताप कहने लगे, अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इनसे कहिए कि ये आज से ही राजमाता सुनैना का इलाज शुरू कर दें। इतना कहकर राजा भूप्रताप सेनापति और महामंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता सुनैना के पास पहुंचा। राजमाता सुनैना की देखभाल के लिए वहां पहले से ही कई दास दासियां मौजूद थे। वैद्य सुमित ने राजमाता सुनैना की नबज देखी और नबज देखकर वो कहने लगा, राजन, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। ये सुनकर राजा भूप्रताप एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य सुमित जी, ऐसी क्या बात है? वैद्य सुमित कहने लगा, राजन, भूप्रताप आपकी माता सुनैना को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा भूप्रताप कहने लगा, तो जल्दी बताइए वैद्य सुमित जी, वो कौन सी वस्तु है? वैद्य सुमित बोला, वो वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा भूप्रताप ने कहा, आप बताइए तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य सुमित ने कहा, महाराज, आप यदि कहीं से 3 हूर बिल्ला मंगवा दें तो आपकी माता ठीक हो सकती है।
उनका तेल निकलवाया जाएगा और उस तेल की मालिश राजमाता सुनैना के शरीर पर की जाएगी। इससे बहुत ही जल्दी आपकी माता सुनैना स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य सुमित की बात सुनकर राजा भूप्रताप कहने लगा कि अवश्य ही मैं चीरखिल्ला नाम के इस जानवर को मंगवाऊंगा। आप ये बताइए कि ये कहाँ पर मिलता है? वैद्य सुमित कहने लगा कि ये चीरखिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलता है। और फिर वैद्य सुमित राजमाता सुनैना का इलाज करना शुरू कर देता है, जबकि महाराज दरबार में आए। और दरबार में आकर महाराज ने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलवाया। उनसे कहने लगे कि क्या कोई ऐसा योद्धा है जो चीरखिल्ला नाम के जानवर को ला सके। तभी वहां पर कुछ समझदार दरबारी कहने लगे, राजन, ये हूर बिल्ला क्या होता है? हमने आज तक तो इसका नाम कभी नहीं सुना। राजा भूप्रताप कहने लगे कि ये कोई दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस जानवर की बात राजा भूप्रताप कर रहे थे, उस जानवर को आज तक किसी ने नहीं देखा था। अपने दरबारियों को इस तरह से चुप देखकर राजा भूप्रताप मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। राजमाता सुनैना को बचाने के लिए हमें इस चीरखिल्ला नाम के जानवर को लाना ही होगा। महामंत्री कहने लगा, महाराज, ये बहुत ही अच्छा मौका है। जो पहलवान राज हमारे यहाँ पर पिछले 8 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना हम चीरखिल्ला नाम का ये जानवर उसी से मंगवाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि 2 महीने के अंदर अंदर वो चीरखिल्ला लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज, इस तरह से वो चीरखिल्ला को लेने के लिए चला जाएगा। अगर वो चीरखिल्ला को लेकर आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारी राजमाता सुनैना की जान बच जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर पाया तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि उसे फांसी पर लगा दिया जाएगा। तो फिर उसकी पत्नी सिर्फ आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा भूप्रताप की नियत तो पहले से ही पहलवान राज की पत्नी के लिए अच्छी नहीं थी। वो कहने लगा, वाह मंत्री जी, आपने क्या अच्छा सुझाव दिया है। अगर पहलवान राज चीरखिल्ला नहीं ला सका तो मैं अवश्य ही उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा, क्योंकि पिछले 8 महीने से वह रोज 1 लाख टाका तनख्वाह ले रहा है। अब तो राजा भूप्रताप ने बिना देरी किए सिपाही भेजे और पहलवान राज को अपने दरबार में बुलवाया। जब पहलवान राज महाराज के दरबार में आ गया तो महाराज ने उससे कहा, सुनो पहलवान राज, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो। अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया, परंतु अब एक बहुत ही आवश्यक काम आ गया है। पहलवान राज बोला, महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही आपका काम करूंगा। राजा भूप्रताप के ऐसे वचन सुनकर पहलवान राज घबरा गया और वापस अपने बगीचे में आ गया। मन ही मन वो विचार करने लगा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अगर कहीं हूरबिला मिल गया तो मैं उसे ले ही आऊंगा। असल में वो कम बुद्धि वाला तो था ही। इस तरह उसने 4 दिन का समय उस शाही बगीचे में ही गुजार दिया। इधर राजा भूप्रताप, मंत्री और सेनापति ये विचार करने लगे कि लगता है पहलवान राज अभी तक चीरखिल्ला को लेने के लिए नहीं गया। मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि वो चीरखिल्ला को लेने की बजाय अपने गांव चला गया है और आराम से अपनी पत्नी के साथ रह रहा होगा। आप तुरंत पहलवान राज के घर जाइए
और उससे कहिए कि वो जल्द से जल्द चीरखिल्ला को लेकर आए, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर राजा भूप्रताप ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और देखता हूं कि अभी तक वो क्यों नहीं गया। असल में उन सबको ये बात मालूम नहीं थी कि पहलवान राज तो शाही बगीचे में अपने भवन में आराम की नींद सो रहा है। राजा भूप्रताप अपने घोड़े पर सवार जब पहलवान राज के घर पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। पहलवान राज की पत्नी, जो घर में अकेली रहती थी, उसने पहचान लिया कि ये राजा भूप्रताप की आवाज है। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर राजा भूप्रताप को देखकर वह कहने लगी, महाराज, आप हमारे घर पर हमारे तो भाग्य ही खुल गए, जो आप एक बार फिर से यहाँ पर पधारे हैं। आपका स्वागत है। आप यहीं आंगन में रखी हुई चारपाई पर बिराजिए। मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। जब राजा भूप्रताप घर के अंदर आ गया तो वह पहलवान राज की पत्नी से पहलवान राज के बारे में अपमानजनक बातें करने लगा। कहने लगा, सुंदरी, लगता है पहलवान राज तुम्हें अच्छे से नहीं रखता। अरे वो क्या, तुम्हें अच्छे से रखेगा? वो तो खुद मेरे यहाँ पर नौकरी करता है। अगर तुम मेरे महलों की रानी होती तो ये जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुंह से इस तरह की मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान राज की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा भूप्रताप की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अब इसको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान राज की पत्नी राजा भूप्रताप से कहने लगी, आओ महाराज, आप अंदर आओ। आप ठीक कहते हैं और आपके साथ महल में ही रहूंगी। राजा भूप्रताप पहलवान राज की पत्नी की बातों में आ गया और जब वो अंदर आया तो उसने राजा भूप्रताप से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। जैसे ही राजा भूप्रताप उस चारपाई पर बैठा तो वो चारपाई के नीचे बने हुए कुएं में जा गिरा। असल में वो चारपाई कच्चे सूत की बनाई हुई थी, जिसके ऊपर मखमल की चादर बिछी हुई थी, और उस चारपाई के नीचे 200 हाथ गहरा कुआं खोदा गया था। ये सब योजना पहलवान राज की पत्नी की थी। उसे इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि हो सकता है कभी कोई गैर मर्द उस पर बुरी दृष्टि रखेगा। इसी तरह से उसे मजा सिखाया जाएगा। जब राजा भूप्रताप पहली बार उसके घर भोजन करने के लिए आया था, उस समय पहलवान राज की पत्नी ने ये बात भांप ली थी कि राजा भूप्रताप की दृष्टि उसके प्रति ठीक नहीं है और राजा भूप्रताप कभी न कभी इस तरह का छल कपट उसके साथ अवश्य करेगा। इसीलिए उसने पहले से ही ये सब इंतजाम किया हुआ था। जब राजा भूप्रताप उस 200 हाथ गहरे कुएं में जा गिरा तो सोचने लगा कि अरे, ये क्या हुआ? मैं ये कहां पर फंस गया?